चलो चालू करते हैं। आज देखेंगे पार्ट 20, भाग 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। इसमें एक आर्टिकल है 368। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ देयरफॉर, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। क्लॉज 1 में यह बोलता है कि संसद को अमेंडमेंट करने का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये तो ये परिवर्तन और निरसन के रूप में किसी भी प्रकार में क्या कर सकती है, संविधान के अनुच्छेदों का संशोधन कर सकती है, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। ठीक है, तो ये क्लॉज 1 में बताया है। क्लॉज 2 में देखना, इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे संशोधन होगा। तो संशोधन के लिए क्या है कि सबसे पहले संविधान संशोधन जो है वो संसद के किसी भी सदन में, या तो अपर हाउस, लोअर हाउस, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और कुल सदस्य संख्या जो सदन है, ठीक है, उसके कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, मतलब 50% प्लस 1। और दूसरी चीज है कि उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो हैं, उनके 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसी के उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट के अनुमति के लिए इसको भेजा जाएगा। और विधेयक जो है वो पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के है ना, अनुमति के लिए भेजा जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा। और यहाँ परंतु में दिया हुआ है कि कुछ प्रोविजंस जो हैं वो दिए हुए हैं ABCDE में, कि इनके लिए जब राष्ट्रपति के अनुमति के लिए जब भेजा जाएगा, ठीक है, बिल को, तो उससे पहले क्या है कि आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, अनुसमर्थन लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है वो क्लॉज 2 में बताया हुआ है तुम्हारा। उसके बाद 3 देखना। 3 में ये है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं, ये क्लॉज 3 में बताया है। क्लॉज 4 में ये बोला है कि किसी भी जो संविधान संशोधन है उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। और जो 5वां है, उस क्लॉज 5 जो है वो ये बताता है कि निर्बंधन, मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन, जो पार्लियामेंट का पावर है अमेंडमेंट करने का, उसमें किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। तो अभी आगे डिटेल में हम जो देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो देखेंगे उसको, अभी ये इंट्रोडक्शन जैसा था। अब डिटेल में जब देखेंगे तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले ना आप लोग ये नोट कर लो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बताई है भाग 20 में। अनुच्छेद है 368, पार्ट 20, आर्टिकल 368। इसमें 4 संशोधनों से संशोधन हुआ है। पहला है 7th, ठीक है, 7th अमेंडमेंट है। दूसरा है 24th, 22nd और 101st अमेंडमेंट। तो इसको नोट कर लेना कि 7th अमेंडमेंट से 2 बार, 2 जगह पे जो है 368 में संशोधन हुआ है। 24वें संविधान संशोधन से 4 बार, 4 जगहों पर हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन से 1 बार। और 101वें संविधान संशोधन से 1 बार। तो अब जब इसको काउंट करोगे तो टोटल 8 जगह जो है 368 में संशोधन हुए हैं, 8 जगहों पर, 4 संशोधनों से। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट करके रख लेना, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो, इस चीज को समझने से पहले ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो बिल्स हैं उनको कैटेगराइज अपन 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, एक ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल, ये हो सकता है। तो इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। तो देखना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर अगर बिल लेके आते हैं तो वो होता है गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल।
एक। और दूसरा, इनके अलावा अगर कोई बिल लेके आता है तो वो होता है प्राइवेट बिल या फिर नॉन गवर्नमेंट बिल होता है। ठीक है। अब एक जो मेन क्लासिफिकेशन ये है कि टाइप्स ऑफ बिल में देखना कि एक तो जनरल बिल होता है, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें, जैसे अपन विधेयक लेके आते हैं, बिल लेके आते हैं, वैसे ही संविधान संशोधन के लिए भी बिल प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे देखना कि मेजोरिटी, अब ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है कि अब देखना कि जो मेजोरिटी है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। अब देखना कि जो मेजोरिटी है, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले विधेयक जो है बिल को उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसके प्रकार बताने पड़ेंगे। उसके बाद मेजोरिटी जो है बहुमत, उसको बताना पड़ेगा। तो बहुमत में देखो जो दिया हुआ है, सिंपल, स्पेसिफिक एंड स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी जो है वो कैसा भी हो सकता है ना, 2/3, 3/4। हमारे इंडिया में क्या है, 2/3 है। स्पेसिफिक मेजोरिटी क्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 होना, मतलब। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मेजोरिटी होगा और ये फिक्स होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50% + 1। तो आधे से अधिक, मतलब एक अधिक कर दोगे तो वो आधे से अधिक, तो सिंपल मेजोरिटी बन जाएगा। तो जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो दिए हुए हैं, जैसे सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। स्पेसिफिक का भी, मेजोरिटी का भी है। फिर स्पेशल मेजोरिटी के बारे में भी दिया हुआ है। तो अब ये चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद देखना, जो सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं वो सेक्शन 4 है, 169 है, और 329A है। ठीक है। तो स्क्रीन पे देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि आर्टिकल 169 और आर्टिकल 239A क्या है के बारे में दिया हुआ है। तो जो आर्टिकल 4 है वो बोलता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। 169 एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट्स, ये। और 239A, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो इनके बारे में क्या है कि सिंपल मेजोरिटी मतलब कि 50% + 1 वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 50% + 1 वाले फॉर्मूले से आप इनमें, इन जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनमें अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब देखना कि अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो ये जो क्लॉज 2 में जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो बताता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, तो यहाँ पे क्या जो चीजें दी हुई है, जैसे संविधान संशोधन के लिए अगर आपको कोई बिल लेके आना है तो वो बिल के फॉर्म में आएगा। ठीक है। वो दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है, और एक सदन से पास होने के बाद फिर दूसरे सदन में लाया जाएगा उसी प्रोसीजर से। तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य बहुमत से, और उसके बाद क्या है कि उपस्थित और मत देने वाले जो हैं उनके 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, तो फिर उस सदन में पास हो गया समझा जाएगा। पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमति के लिए जाएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। तो ऐसे, और इस प्रावधान से क्या होगा कि संविधान का संशोधन हो गया ऐसा समझा जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो नीचे जो दिया हुआ है ना, कि कुछ मामले ऐसे दिए हुए हैं जिसमें क्या है कि कब कब जो है कि आपको इन सब के साथ में आधे से अधिक जो स्टेट्स हैं उनका अनुसमर्थन भी लेना पड़ेगा। तो उसका प्रोसीजर, जो प्रोविजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो है। ठीक है। तो इन सब के साथ में रेटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा इनका। तो देखो आर्टिकल 24 ए में जो दिया हुआ है, 54 55 73 162 और 241। तो आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा। उसके बाद आर्टिकल 73 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और आर्टिकल 162 में एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, है ना। और आर्टिकल 241 में हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। और उसके बाद आर्टिकल 279 में ये दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस
टैक्स काउंसिल जो है उसके बारे में। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये 279 वाला, ये जुड़ा है 101st अमेंडमेंट से आया है ये वाला। ठीक है। अब देखो जो बी वाला पार्ट है, उसमें चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 में यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया है। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स के बारे में बताया है। और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताया है। उसके बाद सी में देखोगे एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, तो 7वीं अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन करना है उसके लिए। उसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, तो राज्यसभा में जो इनका प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, इनके लिए है। उसके बाद द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब स्वयं 368 में भी अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान में रखना कि इन सब चीजों के लिए जब भी आप संविधान संशोधन का विधेयक लेके आओगे तो इनके लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक हो। अब देखते हैं कि ये चीजें समझ में आ गई, तो ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब अमेंडमेंट का जो पावर है, वो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि वो लिमिटलेस है। इस चीज को डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए अमेंडमेंट्स के बारे में क्या बोलता है। तो यहाँ पे देखना कि सबसे पहले जो केस था सकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 SC 458 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, और ये जो पावर है वो आर्टिकल 368 में है। इसके बाद जस्ट अपोजिट थोड़ा सा डिसीजन आया था कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 SC 1643 में, इसमें बताया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। मतलब संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। और क्योंकि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, ठीक है, विधि माना गया है, तो संविधान में मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्राप्त। तो ये स्टेटमेंट आया था। तो कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के जो केस था उसमें ये बोला गया था कि मूल अधिकारों में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि इसी कठिनाई, यहाँ से कठिनाई जो चालू हुई उसमें क्या किया गया कि 24th अमेंडमेंट 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया। इसके बाद क्या किया गया इसमें कि 368 है उसमें खंड 2 के पूर्व, मतलब उसको नीचे लाके उसके ऊपर ये बताया गया कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। तो इसका ये प्रभाव था। ठीक है। अब देखना कि अब बात करेंगे हम जो पावर्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि वो लिमिटलेस है, इस चीज को देखेंगे। तो देखना यहाँ पे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल वाले केस में AIR 1973 SC 1461, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वो ये बोला कि संसद की जो शक्ति है संशोधन करने की शक्ति, वो संविधान के प्रत्येक उपबंध को, किसी भी उपबंध को संशोधित कर सकती है। ठीक है। लेकिन संसद इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती कि संविधान का मूल ढांचा ही नष्ट हो जाए। दूसरी चीज यह है कि मूल ढांचा क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन उदाहरणों के माध्यम से और कुछ केसेस में बताया गया है कि ये चीजें संविधान का आधारभूत ढांचा है जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती के केस में ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया। अब इस केस में जो न्यायमूर्ति सीकरी हैं
उन्होंने कुछ उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो है संविधान का मूल ढांचा होगा, संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और चौथा है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, परिसंघीय संविधान। तो ये सब जो चीजें हैं वो भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना है। और संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकता कि इन मूलभूत सिद्धांतों का को नष्ट कर दे। इसके बाद केस आता है श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का, 1975। तो इसमें और कुछ मूलभूत चीजों को बताया गया कि ये मूलभूत ढांचे में आएंगे। चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, डेमोक्रेसी। और उसके बाद जो ट्रांसफर है, जजेस का जो ट्रांसफर है, वो भी अनुच्छेद 32 जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। तो ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो इनको नष्ट कर दे। अब देखते हैं कि अब इससे हुआ ये कि जो संसद है, संसद को ये लगने लगा कि ये हस्तक्षेप है विधायी शक्ति पे। तो उन्होंने क्या किया कि इसके इस चीज को परिणाम स्वरूप क्या किया उन्होंने कि 42वां संविधान संशोधन लाया। केशवानंद भारती के केस के प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने 42वां संविधान संशोधन लाया। और उसने क्या किया कि अनुच्छेद 368 जो आर्टिकल 368 में है, वो क्लॉज 4 और 5 जोड़ा। तो जो 4 और 5 देखे थे, तो अब यहाँ इन चीजों, जब ये क्लॉज 4 और 5 को आप देखोगे तो देखने से आपको पता चलेगा कि संसद ये बोलना चाहती है कि संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास, वो लिमिटलेस है। और जो भी संशोधन किए जाते हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे। तो ये शक्ति दिखती है वहां पे। तो इसके बाद एक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो केस था 1980 में। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि 42वें संविधान संशोधन से जो क्लॉज जोड़े गए थे 4 और 5, तो इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये बोला कि ये संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं, इसीलिए ये असंवैधानिक। इसके बाद एक केस है वामन राव वर्सेस भारत संघ का केस 1981 का। तो इस केस में ये बोला था कि जो केशवानंद भारती का केस है, ये 24 अप्रैल 1973 को प्रतिपादित हुआ था। तो इसीलिए इस तारीख से पहले जो 9वीं अनुसूची में अधिनियम रखे गए हैं उनको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और ये भी चीज क्लियर की कि अगर इस डेट के बाद अगर कोई अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखी गई है तो उनका परीक्षण किया जा सकता है, और अगर वे आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। उसके बाद एक चीज है कि मिनर्वा मिल्स वाले केस में भी इसी चीज को बोला गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई ऐसा अधिनियम है जो मूलभूत ढांचे को नष्ट करता है तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसके बाद एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2007 में। इसमें उच्चतम न्यायालय में क्या किया था कि 77वें, 81वें और 85वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता को चुनौती दी गई। तो इसमें 5 न्यायाधीशों की टीम ने, जो पीठ है, उसने निर्णय दिया कि उपरोक्त संविधान संशोधन जो है वो मूलभूत ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, इसीलिए जो ये संशोधन है 77वें, 81वां और 85वां संशोधन जो है वो संवैधानिक है ऐसे कर। उसके बाद IR सेलो वर्सेस तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है 2007 का ही। तो इसमें 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 जो मिनर्वा मिल्स वाले में और वामन राव वाले केस में भी बोला था कि पश्चात इस डेट के बाद सम्मिलित किए गए अधिनियमों की विधि मान्यता को, उनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है कि वो संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। तो इतना तो LLM के स्टूडेंट्स लोग के लिए पर्याप्त है। और
बीएलएलबी के जो हैं वो जो प्रक्रिया है, मतलब संविधान, मतलब सदन में जो प्रक्रिया चलती है विधेयक प्रस्तुत करने की, उस प्रक्रिया को पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे आगे दिया हुआ है कि जो प्रस्ताव है उनको कैसे पारित किया जाता है, 3 वचनों में होता है वो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो उसको आप डिटेल में लिखोगे तो आपके पास मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल वाले लोग के लिए। तो ये पूरा दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मेरी तरफ से ये चैप्टर हो गया है खत्म।